हेलो बच्चों, आज 11वीं क्लास का एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो टॉपिक का नाम है एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। ना एम्पिरिकल फार्मूला बहुत आराम से पढ़ना है ना, एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। मैं दोनों की स्टैंडर्ड डेफिनेशन भी बताऊंगा और एक सिंपल डेफिनेशन। एम्पिरिकल फार्मूला को शॉर्ट में हम लोग EF लिख देते हैं और मॉलिक्यूलर फार्मूला को शॉर्ट में हम लोग MF लिख देते हैं। ठीक है, तो पहले समझते हैं इनकी डेफिनेशन और कंसेप्ट को समझते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल पूछा जाएगा, थ्योरी नहीं पूछी जाएगी। किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट जो एटम्स का रेशियो होता है, एक्चुअल जो रेशियो होता है एटम्स का, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उन एटम्स के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो होता है उसे बोला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला। फिर से बुझाते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट जो एटम्स का रेशियो है, डिफरेंट एटम्स का जो एग्जैक्ट रेशियो है, वो बोलता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उन एटम्स के बीच में जो सिंपलेस्ट रेशियो है वो बताता है एम्पिरिकल फार्मूला। मतलब एम्पिरिकल फार्मूला हमको ये नहीं बताता कि एक्चुअल में कितने एटम्स प्रेजेंट है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो उन एटम्स के बीच का सिंपलेस्ट होल रेशियो बताता है, सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है या सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो बताता है। मेरी बात समझिएगा, एम्पिरिकल फार्मूला आपको एक्चुअल में ये नहीं बताता कि इस मॉलिक्यूल में कितने एटम्स होंगे, वो आपको उन एटम्स के बीच का सिंपलेस्ट रेशियो बताता है। समझे मेरी बात? मॉलिक्यूलर फार्मूला आपको एक्चुअल रेशियो बताता है, एक्चुअल एटम्स बताता है कि उस मॉलिक्यूल में एक्चुअल एटम्स कितने होंगे, एग्जैक्ट कितने एटम्स होंगे। बट उन एटम्स के बीच का जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो कौन बताता है आपको? एम्पिरिकल फार्मूला बताता है। एग्जांपल से समझते हैं। पहली बात, जैसे समझो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज का सभी जानते हैं, ग्लूकोज C6H12O6, ये ग्लूकोज है ना, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, एग्जैक्ट फार्मूला यही है। ये ग्लूकोज का MF है, मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अगर मैं इसको 6 से डिवाइड कर दूं तो ये इनका सिंपलेस्ट रेशियो हो जाएगा। 6 से डिवाइड कर दूं तो ये क्या बन जाएगा, जरा बताओ, CH2O। ये बन गया ग्लूकोज का, ये बन गया ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला, ये बन गया ग्लूकोज का एम्पिरिकल फार्मूला। तो एग्जैक्ट कितने एटम्स होंगे एक मॉलिक्यूल के अंदर वो बताता है आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला। और उन एटम्स के बीच में कौन सा सिंपलेस्ट रेशियो होगा वो बताता है। एम्पिरिकल फार्मूला असली में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताते। एम्पिरिकल जो फार्मूला होता है वो असली में किसी भी मॉलिक्यूल में ये नहीं बताता कि एक्चुअल में कितने एटम्स होंगे, वो तो बताता है मॉलिक्यूलर फार्मूला। उन एटम्स के बीच में जो सिंपल होल नंबर रेशियो है वो बताता है आपका एम्पिरिकल फार्मूला। अब सुनना ध्यान से, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है, सुनना पहले समझो, ये रहा, इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है इसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। फार्मूला मास, किसी भी मॉलिक्यूल का जो मास होता है उसे बोला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। कितना होता है? 12 into 6, 1 into 12, 16 into 6, ये हो गया 180। ग्राम में लेना है तो ग्राम। और जो एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है, एम्पिरिकल फार्मूला का मास है, उसे बोला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला मास, उसको बोला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। वो कितना होगा? 12 plus 2 plus 16, वो होगा 30 ग्राम, वो होगा 30 ग्राम। समझ रहे? मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है उसे मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास होता है उसे एम्पिरिकल फार्मूला मास कहते हैं। ये बात भी आप नोट कर लीजिए, एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास होता है उसे एम्पिरिकल फार्मूला मास कहते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो मास होता है उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कहते हैं। समझ गए? एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास होगा वो एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो मास होगा वो मॉलिक्यूलर मास होगा। एक बहुत छोटी सी बात बताना चाहता हूं, असली में आप मेरी बात ये समझो, एम्पिरिकल फार्मूला आपको असली में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता किसी मॉलिक्यूल में कितने होंगे, वो आपको उनके बीच का सिंपल होल नंबर रेशियो बताता है। चलिए अब डेफिनेशन लिखते हैं। सबसे पहले मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन लिखते हैं। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला की डेफिनेशन क्या है? इट गिव्स द actual number of atoms
it gives the actual number of atoms of various element in one molecule of a compound, in one molecule of a compound, असली में मैंने अभी आपको सिखाया था, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो आपको असली में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स बताता है वेरियस एलिमेंट के इन वन मॉलिक्यूल ऑफ अ कंपाउंड, उसको बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला असली में बताता है एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे किसी भी एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर। असली में एक्चुअल एग्जैक्ट कितने एटम्स होते हैं किसी मॉलिक्यूल के अंदर वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। उन एटम्स के बीच में जो रेशो होता है सिंपल, उससे बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की डेफिनेशन लिख लेते हैं। एम्पिरिकल फॉर्मूला की जो डेफिनेशन है, इट रिप्रेजेंट the simplest whole number ratio of atoms of various element in a molecule of a compound। in a compound भी लिख दो चलेगा। असली में उन एटम्स के बीच में जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो होता है, सही है, वो बताता है। असली में ये एग्जैक्ट नंबर नहीं बताता, ये उनके बीच में सिंपलेस्ट रेशो बताता है। एग्जैक्ट तो ये बताता है कौन सा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला समझ गए। किसी भी मॉलिक्यूल में, सिंपल भाषा में बोलूं, किसी भी मॉलिक्यूल में एग्जैक्ट कितने एटम्स होंगे वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उन एटम्स के बीच में सिंपल रेशो जो होगा, सिंपलेस्ट रेशो, वो बताता है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है उसे बोला जाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला मास। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास। समझ गए? बोलो जल्दी से, जल्दी बोलो, समझ गए कि नहीं समझे? हाँ, नहीं समझे। एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होता है उसे मॉलिक्यूलर मास या फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास, एक ही बात है। रफ कर दूं, एक्चुअल जो रेशो है एटम्स का मॉलिक्यूल के अंदर, एग्जैक्ट जो नंबर है वो बताता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उन एटम्स के बीच में जो सिंपल रेशो होता है वो बताता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। बोलो, चलिए इतना बात आ गई समझ में। चलिए एक और एग्जांपल ले लो, एक और एग्जांपल समझते हैं, अच्छे से समझना। एक और एग्जांपल समझते हैं। जैसे मान लो ये लिखा मैंने बेंजीन। बेंजीन का क्या फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट यही फॉर्मूला होता है ना, ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये कहलाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब इसको है सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, किससे डिवाइड कर दोगे, 6 से, तो ये बन गया CH, ये बन गया एम्पिरिकल फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होगा उसे बोला जाएगा एम्पिरिकल फॉर्मूला मास, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होगा उसे बोला जाएगा मॉलिक्यूलर मास। तो बताओ मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, जल्दी बताओ, मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? वो होगा 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1, 78 ग्राम, है ना, ये मॉलिक्यूलर मास होगा। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास है उसे एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहते हैं। कितना होगा? 12 प्लस 1, 13 ग्राम। समझ गए, नहीं समझे? तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का जो मास होता है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला का जो मास होता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कहता है। एक मोल मॉलिक्यूल के अंदर एग्जैक्ट एक्चुअल कितने एटम्स प्रेजेंट है उसी को बोला जाता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और उन एटम्स के बीच में सिंपलेस्ट रेशो को क्या बोला जाता है, एम्पिरिकल फॉर्मूला। पहली बात इतनी समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, जल्दी नोट कर लो, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम बात करने जा रहे हैं, समझो, रिलेशन समझते हैं, रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। रिलेशन बिटवीन एम्पिरिकल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में रिलेशन क्या है? बच्चों एक मिनट रुकना, एम्पिरिकल फॉर्मूला और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बीच में क्या रिलेशन है?
इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला के बीच में क्या रिलेशन? बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूले के अंदर रेशो तो वही रहेगा, अब वो समझ रहे हैं, रेशो तो वही रहेगा, वो तो बदलेगा नहीं। तो जरा आप समझो देखो क्या रिलेशन आता है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इंपीरिकल फार्मूला इनटू n, सही है। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इंपीरिकल फार्मूला इनटू n। इस n की वैल्यू जो हो सकती है बच्चों, वो मैं पहले से बता देता हूं। इस n की वैल्यू हो सकती है 1 2 3 4 एक्सेट्रा, आ गया ना। होल नंबर वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू होगी, समझ गए। इन मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू इंपीरिकल फार्मूला होल n। अब ये n कैसे निकाला जाता है? ये n निकाला जाता है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। बच्चों ये कैसे निकाला जाता है? n निकाला जाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया? मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा इंपीरिकल फार्मूला इनटू n, ये n 1 2 3 4 5 6 होता है, अभी समझा रहा हूं। n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू इंपीरिकल फार्मूला इनटू होल n। n की वैल्यू आपको समझ में आती है, होल नंबर वैल्यूज आती है 1 2 3 4 कुछ भी आ सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं ग्लूकोज के मॉलिक्यूलर फार्मूला की, तो ग्लूकोज का एग्जैक्ट फार्मूला तो यही होता है C6H12O6। इसका मास निकालो तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ गया? मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ गया? देखो आपको समझा रहा हूं। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास आ गया 180 ग्राम। अच्छा इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकालो। इंपीरिकल फार्मूला कितना आ गया? इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH2O। इसका मास निकालो, इंपीरिकल फार्मूला मास, इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH2O। इंपीरिकल फार्मूला मास निकालो, बताओ कितना होगा? 12 प्लस 2 प्लस 16, ये आ गया 30 ग्राम। इंपीरिकल फार्मूला मास आ गया 30 ग्राम। बताओ n कितना होगा? n कितना होगा? इंपीरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 180 डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास 30। n की वैल्यू कितनी आ गई? 6। n की वैल्यू 6 आ गई। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा जरा बताओ? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा CH2O इंपीरिकल फार्मूला इनटू n। n की वैल्यू कितनी निकाली? 6। तो अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला 6 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा C6H12O6। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं, n कैसे निकाला जाता है? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना था? 180। इंपीरिकल फार्मूला मास कितना था? 30। बोलो जल्दी बोलो, इंपीरिकल फार्मूला मास कितना था? 30। तो 180 डिवाइडेड बाय 30, n की वैल्यू आ गई 6। n की वैल्यू 6 आ गई। इंपीरिकल फार्मूला क्या है? CH2O। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? CH2O इनटू n। n की वैल्यू कितनी है? 6। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ गया? C6H12O6। तो आपको ये फार्मूला मेमोराइज रखना है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू, बेटा किसी भी मॉलिक्यूलर फार्मूला में रेशियो तो बदल सकता है, रेशियो तो वही रहेगा, रेशियो तो वही रहेगा, सिंपलेस्ट रेशियो तो वही रहेगा। अब वो कितने गुना है, अब वो n कितने टाइम्स है, वो n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू इंपीरिकल फार्मूला इनटू n। n क्या होता है? जो n होता है वो होता है मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। n जो होता है वो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास होता है। मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O6 होता है ग्लूकोज का। तो मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 180 ग्राम। इंपीरिकल फार्मूला इसमें सिंपलेस्ट रेशियो निकालो, 6 से डिवाइड कर दो, 6 से डिवाइड करोगे तो इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH2O आ गया। इसका मास निकालो, इंपीरिकल फार्मूले से जो मास निकलता है उसे कहते हैं इंपीरिकल फार्मूला मास। वो कितना आएगा? 12 प्लस 2 प्लस 16 30 ग्राम। अब मैंने आपको क्या सिखाया था? n निकालेंगे, n निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 180 है, इंपीरिकल फार्मूला मास 30 है, n की वैल्यू आ गई 6। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर होता है इंपीरिकल फार्मूला इनटू n। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला वही आ गया ना जो मैंने निकाला था। तो आपको क्या समझना है, अब मैं यहाँ पे क्लियर आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अब आप ये बात समझो, जैसे समझो, आप मेरी बात ही समझो कि अगर इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है, इंपीरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में क्या रिलेशन है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो होता है इंपीरिकल फार्मूला इनटू होल n। अब ये n 1 भी हो सकता है, 2 भी, रेशियो नहीं बदल सकता ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला के अंदर रेशियो तो वही रहेगा। वो कितने टाइम्स है? एक 1 टाइम है, 2 टाइम है, 3 टाइम है, 4 टाइम है, 5 टाइम्स है, 6 टाइम्स है। एक्चुअल जो रेशियो है वो कहलाता है मॉलिक्यूलर फार्मूला।
सिंपलेस्ट रेशियो जो कहलाता है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला कहता है। उस सिंपलेस्ट रेशियो को कितने से मल्टीप्लाई कर दो, 1 से, 2 से, 3 से, जो एक्चुअल रेशियो दे दे। इस n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं आ सकती। तो रिलेशन आ गया मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल्स टू एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n। आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालोगे, उसको होल n से मल्टीप्लाई करोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला आएगा। n की वैल्यू कितनी होती है बताओ जल्दी। n की वैल्यू होती है 1 2 3 4 5 6 जो भी हो एक्स्ट्रा है। n की वैल्यू ये हो सकती है 1 2 3, फ्रैक्शन में नहीं हो सकता n। अच्छा अब n कैसे निकालेंगे, n निकालेंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। n कैसे निकालेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास या फिर मॉलिक्यूलर मास, एक ही बात है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास बोलो या फिर मॉलिक्यूलर मास बोलो, एक ही बात है। डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, इससे आप n निकालोगे, इस n को एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दोगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। इस n को एम्पिरिकल फार्मूले से मल्टीप्लाई कर दोगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला आ जाएगा। जैसे मान लो एक बेंजीन का एग्जांपल ले लेते हैं। ये बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया जल्दी बताओ, 78 ग्राम। 12 into 6 plus 6 78 ग्राम है ना। इसका सिंपलेस्ट रेशियो निकाल लो, सिंपलेस्ट रेशियो आएगा CH6 से डिवाइड कर दोगे। ये कौन सा फार्मूला कहलाएगा, एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना होगा जल्दी बताओ। एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा 12 + 1 13 ग्राम। ये एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा, ये एम्पिरिकल फार्मूला मास होगा। n निकालो, n मॉलिक्यूलर मास 78 डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 13, n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 6। अब हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा, एम्पिरिकल फार्मूला CH into 6, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना आ गया C6H6। तो मैंने एक और एग्जांपल ले लिया, एक और एग्जांपल ले लिया। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो एम्पिरिकल फार्मूला इनटू n कर दो। n कैसे निकलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। अब बच्चों एक एनसीईआरटी में एक चीज अभी मैं ये आपको आगे सिखाऊंगा, जब मैं इक्विलिब्रियम चैप्टर पढ़ाऊंगा तब मैं सिखाऊंगा। एनसीईआरटी का कांसेप्ट है जो मॉलिक्यूलर मास होता है, कहीं कहीं बच्चों ये यूज होगा ये कांसेप्ट। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको ना दिया जाए तो इट इज ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, इट इज ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का ट्वाइस होता है, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी। बच्चों ये रिलेशन जब तक मैं पढ़ाऊं नहीं तब तक ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तब तक आप लोग याद कर लीजिए। 11th क्लास के स्टूडेंट, जब तक मैं इसको टॉपिक को ना पढ़ाऊं तब तक ये याद कर लीजिए आप, ये आप तब तक याद कर लीजिए। वेपर डेंसिटी कहलाता है एक रिलेशन है जो अगर मैं आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास ना दूं तो उसकी जगह अगर मैं आपको वेपर डेंसिटी दे दूं तो आप मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, n बराबर ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास होता है उसे एम्पिरिकल फार्मूला मास बोला जाता है, मॉलिक्यूलर फार्मूले का जो मास होता है उसे मॉलिक्यूलर मास बोला जाता है। अगर मैं मॉलिक्यूलर मास आपको ना दूं तो आपको ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी करना पड़ेगा। आप वेपर डेंसिटी को ट्वाइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वो आपको मॉलिक्यूलर मास दे देगा। तो अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है तो आप एम्पिरिकल फार्मूला निकालिए, उसको n से मल्टीप्लाई कीजिए। n अगर आपको नहीं मालूम है तो आप मॉलिक्यूलर मास को एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दीजिए। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा तो वेपर डेंसिटी गिवन होगा, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी करिए, एम्पिरिकल फार्मूला मास से डिवाइड करिए, n निकाल के आएंगे। समझ गए? वो आप एक चीज ये समझो, अगर आपसे कोई पूछ ले, आप क्लास में अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि एम्पिरिकल फार्मूला हमको क्या बताता है, तो एम्पिरिकल फार्मूला असली में एक्चुअल नंबर ऑफ एटम्स नहीं बताता किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो बताता है उस मॉलिक्यूल के अंदर जो सिंपलेस्ट रेशियो है एटम्स के बीच में वो कितना है। तो एग्जैक्ट जो फॉर्मूला है, जो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एटम्स बताता है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, वो फॉर्मूला कहलाता है आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला। और अगर आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में n निकालना है, एम्पिरिकल फार्मूला को आप n से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मॉलिक्यूलर फार्मूला बन जाता है। बेटा मॉलिक्यूलर फार्मूला में रेशियो नहीं बदल सकता एटम्स के बीच में, वो तो वही रहेगा। अब वो कितने टाइम्स है, मान लो कितने टाइम्स है वो, जैसे बेंजीन के केस में रेशियो तो यही रहेगा C1:1। अब वो कितने टाइम्स है मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूले के, 6 टाइम्स है। एक्चुअल जो रेशियो है वो सिंपलेस्ट रेशियो का 6 टाइम्स है। तो ऐसे निकाला। n कैसे निकालोगे जल्दी बताओ मुझे, n कैसे निकालोगे? n निकालोगे मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। एम्पिरिकल फार्मूला मास क्या होता है? एम्पिरिकल फार्मूले का जो मास होता है उसको बोला जाता है एम्पिरिकल फार्मूला मास। n कैसे निकालोगे फिर बताओ? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास अगर आपको क्वेश्चन में गिवन ना हो तो आप क्या करेंगे? ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास, ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। तो आपको एक चीज समझनी है, ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आपको मैं इसका करने का तरीका बताता हूं। पहले क्या आपको ये चीज समझ में आ गई है बच्चों? क्या ये आपको चीज समझ में आ गई है?
अब आप हेडिंग डाल दीजिए जल्दी से, फटाफट जल्दी से हेडिंग डालो। बहुत आसान तरीका बताऊंगा, एनसीईआरटी से आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, समझ गए? ठीक है, आगे चलो। थोड़ा लाइट चली गई बच्चों आज। अच्छा एक चीज समझिए आप, एक चीज समझिए, दो तरीके की एनालिसिस होती है, दो तरीके की एनालिसिस होती है। एक एनालिसिस को हम लोग कहते हैं क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये सब आपके प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है, आपके जब एक लास्ट चैप्टर है प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसका टॉपिक है क्वालिटेटिव एनालिसिस होती है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस होती है। अब उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, उस कंपाउंड के अंदर कार्बन है, उस कार्बन कंपाउंड के अंदर हाइड्रोजन है, उस कंपाउंड के अंदर ऑक्सीजन है, ये पता करना कि उस कंपाउंड में कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट हैं, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। अब वो कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, ये कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। नहीं समझे? मान लीजिए किसी कंपाउंड के अंदर, कोई कंपाउंड है, मान लीजिए ये कोई कंपाउंड है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट है, ये चीज डिटेक्ट करना, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और ये कितना परसेंटेज प्रेजेंट है इनका बाय मास, मास वाइज इनका परसेंटेज कितना है, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव। कितनी मात्रा में कितना है अमाउंट, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इसका डिटेक्शन कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और वो कितना परसेंटेज बाय मास प्रेजेंट है, वो कहलाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। समझ में आ गया? क्वांटिटेटिव एनालिसिस और क्वालिटेटिव एनालिसिस क्या है? क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब है उस कंपाउंड के अंदर वो एलिमेंट कितने प्रेजेंट, कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, इस चीज को डिटेक्ट करना क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और क्वांटिटेटिव एनालिसिस है मतलब वो कितना परसेंटेज बाय मास में प्रेजेंट है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आप ऑलवेज परसेंटेज बाय मास निकाल सकते हैं एलिमेंट का। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में मैं लिख देता हूं कितना परसेंट बाय मास है, कितना परसेंट बाय मास है वो एलिमेंट प्रेजेंट है, किसी कंपाउंड में वो एलिमेंट कितना परसेंट बाय मास प्रेजेंट है, ये कहलाता है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस। और वो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, ये कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, इन एलिमेंट, ये एलिमेंट प्रेजेंट है, ये बताता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। और वो कितने परसेंटेज बाय मास में प्रेजेंट है, वो बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो सबसे पहले एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने से पहले आपको क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे रखा होगा, उन एलिमेंट्स का परसेंटेज, उसको पता करने के अलग अलग मेथड है, इसको पता करने के बहुत सारे मेथड है बेटा। किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज बाय मास पता करने के अलग अलग मेथड है। वो एलिमेंट का कितना परसेंटेज बाय मास होगा, उस एलिमेंट का उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज बाय मास होगा, ये इसको पता करने के अलग अलग तरीके हैं जो आपको आगे पढ़ने हैं। और प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। हमें ऑलवेज परसेंटेज बाय मास बताता है कि वो एलिमेंट का कितना परसेंटेज बाय मास है उस कंपाउंड के अंदर, समझ गए? तो एम्पिरिकल फॉर्मूला कभी भी कैलकुलेट करने के लिए आपको या तो मास ऑफ उस एलिमेंट पता होना चाहिए या फिर परसेंटेज बाय मास ऑफ उस एलिमेंट का पता होना चाहिए। तो मैं हेडिंग डाल रहा हूं, हेडिंग डाल रहा हूं मैं, और वो हेडिंग है डिटर्मिनेशन ऑफ empirical formula of a compound, determination of empirical formula of a compound from given quantitative analysis। अच्छा, क्वांटिटेटिव एनालिसिस हमें क्या बताता है, उन एलिमेंट का मास, परसेंटेज बाय मास बताता है। परसेंटेज बाय मास of various element are known। कुछ नहीं है, क्वेश्चन में आपको वेरियस क्वांटिटेटिव एनालिसिस दे रखा होगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब या तो उन एलिमेंट का मास दिया जाएगा या उनका परसेंटेज बाय मास दिया जाएगा। परसेंटेज बाय मास का मतलब अगर मैं टोटल 100 ग्राम कंपाउंड ले लूं तो उसके अंदर कितने ग्राम वो एलिमेंट होगा वो बताता है। हर चीज को 100 में से बताना परसेंटेज बोलता है। बोलो परसेंटेज क्या बोलता है? मान लो अगर किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज 24 है, मान लो किसी कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज 24% बाय मास है, तो इसका मतलब है 100 ग्राम अगर वो कंपाउंड लोगे तो उसमें 24 ग्राम कार्बन होगा।
इसका मतलब है उस कंपाउंड का अगर हम 100 ग्राम लेंगे तो उसके अंदर 24 ग्राम कार्बन होगा। यही तो सिखाया था परसेंटेज कंपोजिशन में। परसेंटेज कंपोजिशन हर चीज को 100 में से बताती है। परसेंटेज वर्ड जब भी जुड़ जाता है हर चीज 100 में से बताई जाती है। परसेंटेज कंपोजिशन का मतलब समझो, आपको मैं बता रहा हूं क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम उन एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम उन एलिमेंट्स का परसेंटेज बाय मास कैलकुलेट करते हैं, और उस परसेंटेज बाय मास हमें जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उस परसेंटेज बाय मास से हम उसका इंपीरिकल फॉर्मूला निकालते हैं उस कंपाउंड का, और उस इंपीरिकल फॉर्मूले की मदद से मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालते हैं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया, बहुत आसान है। अच्छा मैं जल्दी से फिर से पूछ रहा हूं, बताइए क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर होता है इंपीरिकल फॉर्मूला इनटू एन। एन कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। अगर मैं आपको मॉलिक्यूलर मास ना दूं तो आप क्या करेंगे? मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे ट्वाइस इनटू वेपर डेंसिटी डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फॉर्मूला मास। एन की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आएगी। आपको मैंने क्या बताया, आपको अगर इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इंपीरिकल फॉर्मूला निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है उससे वेरियस एलिमेंट्स का मास परसेंटेज आपको दिया होगा, और ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम लोग पढ़ेंगे आगे भाई, उसमें बताया जाएगा कि किस तरीके से हम मास परसेंटेज निकालते हैं उन एलिमेंट्स का। ठीक है, अब जब आपको ये दे दिया जाए तो उसके बाद आपको सबसे पहले क्या करना है? इन मास परसेंटेज की मदद से इन मास परसेंटेज को डिवाइड करना है एटॉमिक मास से, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं सबसे पहले। अभी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा, सब समझ में आएगा। तो पहला लिखो, पहला पॉइंट लिख, स्टेप 1। मैं जो रूल बताऊं उसको लिखना है कॉपी में बहुत ध्यान से। स्टेप 1 लिखिए आप, चलिए बहुत ध्यान से। डिवाइड गिवन masses or mass percentage, divide given masses or mass percentage of various element by the atomic mass of element। अभी आप पहले लिख लीजिए atomic mass of the element। this gives relative number of moles। this gives relative number of moles। आपको जो भी क्वेश्चन में मास परसेंटेज गिवन दिया हो उसमें आपको सबसे पहले क्या करना है? उन एलिमेंट के एटॉमिक मासेस से उस मास परसेंटेज को, उन मासेस को एलिमेंट के डिवाइड करना है। डिवाइड करना है तो डिवाइड करने के बाद आपको क्या आएगा? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएगा। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिया आपने। इन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसी से सभी को डिवाइड कर देना है। इन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसी से सभी को डिवाइड कर देना है। इन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो वैल्यू सबसे छोटी होगी उसी से सभी को डिवाइड कर देना है। आपको क्या करना है? गिवन परसेंटेज मास ऑफ एलिमेंट निकालिए, उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। मास परसेंटेज आपका एलिमेंट का दे रखा हो या फिर मास दे रखा हो आपको एलिमेंट का, आपको उसको एटॉमिक मास से डिवाइड कर देना है। उस एटॉमिक मास से डिवाइड करने के बाद आपको मिलेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, और रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल गए मेरे प्यारे बच्चों, सुन लो। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स मिल गए तो उन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू आएगी उसी से सबको डिवाइड कर देना है। और जैसे ही आप उसको सबसे छोटी वैल्यू को सभी से डिवाइड कर देंगे तो वो आपको देंगे क्या? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और जो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आता है प्यारे बच्चों वही कहलाता है एम्पिरिकल फॉर्मूला। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला असली में हमें एक्चुअल रेशियो नहीं बताता, वो हमें बताता है क्या? सिंपलेस्ट रेशियो। समझ में आई मेरी बात? नहीं आई? आ गई समझ में? कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हो, कोई बताते नहीं हो, खराब पढ़ा रहा हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ, घटिया पढ़ा रहा हूँ, कुछ तो बताया करो। एक टीचर की एनर्जी सामने वाले पे डिपेंड करती है, वो अगर कैसा बताते हैं, वो रिस्पॉन्स कैसा देते हैं, उस पर डिसाइड होता है कि मैं आपको कैसा पढ़ा पा रहा हूँ। सही है? मेरे टीचर कहा करते थे, मेरे गुरु कहा करते थे, आप अगर किसी को कुछ दे सकते हो या ना दे सकते हो, बट उसे पॉजिटिविटी तो जरूर दीजिए। आप किसी को कुछ दे पाए ना दे पाए, आपके बैठने से, आपकी प्रेजेंस से पॉजिटिविटी जरूर होनी चाहिए, जो आप 11th वाले बच्चे बिल्कुल नहीं बताते। आपको क्या करना है? पहला समझ में आ गया स्टेप 1। स्टेप 2 बच्चों, स्टेप 2 मेक दीज रिलेटिव रेशियो, मेक दीज relative number of ratio, make these relative number of moles, of various element in simplest whole number ratio
you get empirical। चलिए एक इंपॉर्टेंट बात बताओ, एक इंपॉर्टेंट बात जो किताबों में नहीं लिखी होती है। पहले आपको क्या करना है, गिवन मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट दे रखा होगा पेपर में क्वेश्चन में, उस गिवन मास परसेंटेज ऑफ एलिमेंट को उसके या फिर उनके गिवन मासेस को किससे डिवाइड करोगे, एटॉमिक मास से। एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, उन रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स को जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर देंगे तो आपका सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो आएगा। मान लीजिए बच्चों, रेशो कभी भी इंटीजर वैल्यू आती है, फ्रैक्शन में नहीं आता। मान लीजिए अगर आपने सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड किया और अगर आपका जो रेशो है वो फ्रैक्शन में आ गया, तो आप मेरी बात सुनिए, मैं फिर बोल रहा हूं, आपने क्या किया, सबसे पहले गिवन परसेंटेज बाय मास ऑफ एलिमेंट को एटॉमिक मास से डिवाइड किया, उससे आपका मिले रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे डिवाइड कर दो, उससे मिलेगा आपको सिंपलेस्ट रेशो। और मान लीजिए अगर वो सिंपलेस्ट रेशो कैसा आता है, आपका फ्रैक्शन में आ जाए, तो आपको ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है जिससे वो रेशो होल नंबर वैल्यूज में कन्वर्ट हो जाए। समझ रहे हैं? क्योंकि आपको मालूम है रेशो कभी भी फ्रैक्शंस में नहीं लिखा जाता। समझ गए, नहीं समझे? अभी मैं समझाता हूँ। चलिए, तो ये दोनों पॉइंट है, पहले लिख लीजिए। स्टेप 1 और स्टेप 2 हम कैसे करते हैं। अगर आपको इंपीरिकल फॉर्मूला निकालना है तो आपको क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, कि क्वेश्चन में क्या गिवन होगा, जल्दी से बताओ। परसेंटेज बाय मास ऑफ वेरियस एलिमेंट्स आर नोन। ये हम अलग अलग मेथड से निकालते हैं बेटा। कभी भी हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस में एलिमेंट का क्या पता कर पाते हैं, क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम वेरियस एलिमेंट का मास परसेंटेज पता कर पाते हैं किसी भी कंपाउंड में। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से हम वेरियस एलिमेंट का मास परसेंटेज पता कर पाते हैं किसी कंपाउंड में। उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होंगे, कार्बन प्रेजेंट होगा, हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा, इसको पता करना कहलाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। तो क्वालिटेटिव एनालिसिस हमें बताता है कि उस कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट प्रेजेंट है, कितने प्रेजेंट है, कितने अमाउंट में प्रेजेंट है, वो बताता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस से आप मास परसेंटेज निकाल सकते हैं वेरियस एलिमेंट्स का। मास परसेंटेज वेरियस एलिमेंट्स का जब आ जाए तो आपको स्टेप नंबर 1 करना है। आपको स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, उन एलिमेंट के जो मासेस हैं, उन एलिमेंट के जो मास परसेंटेज है उसको एटॉमिक मास से डिवाइड करना है। ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। ऐसा करेंगे तो आपको मिलेगा रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर देंगे, सबको छोटी वैल्यू से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिलेगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ, यू गेट एम्पिरिकल फार्मूला। अगर मान लीजिए सबसे छोटी वैल्यू से सभी को डिवाइड करने के बावजूद भी अगर आपका रेशियो फ्रैक्शन में आता है तो आपको एक ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जिससे वो रेशियो होल नंबर वैल्यू में क्या हो जाए, कन्वर्ट हो जाए। समझ गए? मेरी बात समझो पहले। चलिए आगे चलते हैं, यहां तक होगी पहली बात। अब मैं एक छोटा सा क्वेश्चन कराऊं, उसके बाद मैं फिर क्वेश्चन कराऊंगा, लगातार आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आप लोग बेहतर कर पाए, फटाफट जल्दी से कर पाए। स्कूल वाले मेथड को यूज नहीं करेंगे, एनसीईआरटी से नहीं पढ़ेंगे इस टॉपिक को, क्योंकि उसमें बहुत अच्छा नहीं दे रखा। चलिए क्वेश्चन ये है कि कंपाउंड के अंदर कार्बन की परसेंटेज हमें दे रखी है 60% बाय मास। हाइड्रोजन ऑक्सीजन की परसेंटेज हम लोगों को दे रखी है 32, मैंने ऐसे ले लिया है, और हाइड्रोजन की परसेंटेज बाय मास दे रखा है 8%। ठीक है, कुछ नहीं करिए, इन एलिमेंट को लिख लीजिए, कार्बन, हाइड्रोजन, सॉरी कार्बन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। लिख लिया, इन एलिमेंट को लिख लिया। इनके परसेंटेज बाय मास को, इनके परसेंटेज बाय मास लिख लीजिए। कितना है इसका मास 60, इसका मास 60 है, इसका मास 32 है, इसका मास 8 है। टोटल तीनों का परसेंटेज का सम कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए। ठीक है, 60 + 32 92 + 800, टोटल 100 ही तो होता है। अब आपको क्या करना है, इनके क्या निकालना है, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालना अभी सिखाया था मैंने, पहला स्टेप सिखाया था मैंने। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, इनके मासेस को इनके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर दो। 60/12, 32/16, 8:1। डिवाइड किया, डिवाइड किया, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स 60/12, 32/16, 8/1। बताओ कितनी वैल्यू आ गई, ये वैल्यू आ गई 5, ये वैल्यू आ गई 8, ये वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू आ गई 8। बोलो बोलो बोलो, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें, सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, उससे डिवाइड कर दो। 5/2, 2/2, 8/2। सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दिया, कितना आ गया बोलो, 2.514। अब इसे फ्रैक्शन में नहीं रख सकते, फ्रैक्शन में आ रहा है ना वैल्यू, सिंपलेस्ट रेशियो आ गया, ये आ गया सिंपलेस्ट रेशियो।
क्या ये वैल्यू होल नंबर वैल्यू आ रही है? क्या ये वैल्यू होल नंबर वैल्यू आ रही है? नहीं आ रही। तो कितने से मल्टीप्लाई कर दो इसको होल नंबर में लाने के लिए? 2 से। 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो गया ये? 5:2:8। तो हमारा फॉर्मूला हो गया C5O2H8। अभी भी कम समझ में आया है। सबसे पहले आपने क्या किया? मास परसेंटेज को एटॉमिक मासेस से डिवाइड किया, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकाले, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है उससे सभी को डिवाइड कर दिया। सिंपलेस्ट रेशियो आया। मैंने क्या सिखाया था? अगर सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए, अगर सिंपलेस्ट रेशियो फ्रैक्शन में आ जाए तो उसे ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करिए ताकि वो होल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए। तो 2.5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? होल नंबर वैल्यू में कन्वर्ट हो जाए 2 से। तो होल वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारा आंसर आ गया। ये हमारा कहलाएगा एम्पिरिकल फार्मूला। चलिए अभी कुछ नहीं, हमें मुझे मालूम चल गया आप लोगों को समझ में नहीं आया। चलिए फिर से करते हैं एक और क्वेश्चन। मुझे मालूम चल गया आपको समझ में नहीं आया। चलिए फिर से करते हैं। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन कराऊंगा फिर मैं बाद में। चलिए फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। अच्छे क्वेश्चन बाद में लूंगा, अभी है ना, ये तो पहला लेक्चर है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। कार्बन का परसेंटेज दे रखा है हमको 52.2, हाइड्रोजन का परसेंटेज दे रखा है 30, ऑक्सीजन का परसेंटेज दे रखा है 34.8। टोटल करो तीनों का 100 आएगा। आप ऐसा लिख लो, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लिख लिया आपने? कार्बन का कितना है परसेंटेज बाय मास? 52.2। हाइड्रोजन का कितना है? 13। ऑक्सीजन का कितना है? 34.8। क्या निकालोगे? क्या निकालोगे जल्दी बताओ? रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। अगर मेरी स्पीड ज्यादा है तो मोबाइल में जाकर सेटिंग्स में जाकर चेंज कर लीजिएगा, स्लो मोशन में कर लीजिएगा। 52.2 डिवाइडेड बाय 12, 13 डिवाइडेड बाय 1। अच्छा, इसका मतलब समझ गए? कितने बच्चे समझ गए? इसका मतलब क्या है बताओ? ये मास परसेंटेज दे रखा है एलिमेंट का, ये मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर आप 100 ग्राम ये कंपाउंड लेंगे तो उसमें 52.2 ग्राम कार्बन होगा, 13 ग्राम उसमें हाइड्रोजन होगा और 34.8 ग्राम उसमें ऑक्सीजन होगा। अच्छा, ऑक्सीजन का मास कितना है? 34.8 डिवाइडेड बाय 16। इसको सॉल्व करेंगे तो मैं बताता हूँ आपको। मैंने सॉल्व किया था। ये वैल्यू आ रही थी 4.35, ये वैल्यू आ रही थी 13 और ये वैल्यू आ रही थी 2.17। अच्छा, ये बताओ सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? इन सभी में सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? सिंपलेस्ट रेशियो निकाल रहा हूं मैं। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? जल्दी बताओ। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? बता ही नहीं रहे। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है? 2.17। तो 4.35 डिवाइडेड बाय 2.17, 13 डिवाइडेड बाय 2.17, 2.17 डिवाइडेड बाय 2.17। ये कितना आ गया बताओ? ये आ गया 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है शायद 6 और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ रहा है 1। तो फार्मूला क्या हो गया बताओ? C2H6O, this is called empirical formula. C2H6O, this is called empirical formula. This is called empirical formula. C2H6O, this is called empirical formula। मेरे प्यारे बच्चों, अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास दे रखा था। इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास दे रखा था 92। इस क्वेश्चन के अंदर मॉलिक्यूलर मास दे रखा था 92 ग्राम। इस क्वेश्चन के अंदर 92 ग्राम हमें मॉलिक्यूलर मास दे रखा था। चलिए इंपीरिकल फार्मूला निकाल लिया है। इंपीरिकल फार्मूला मास बताइए, जल्दी बताइए। इंपीरिकल फार्मूला मास 12 × 2 + 6 × 1 + 16, ये हो गया 46 ग्राम। इंपीरिकल फार्मूला मास आ 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 गया 46 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आ गया 92 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास आ गया 92 ग्राम। इंपीरिकल फार्मूला मास आ गया 46 ग्राम। एन बताया था मैंने बताया था आपको मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। एन बराबर कितना होता है बोलो? 92 डिवाइडेड बाय 46। 92 डिवाइडेड बाय 46, तो एन बराबर कितना आ गया बच्चों? 2 आ गया। एन बराबर 2 आ गया बच्चों। एन बराबर 2 आ गया। क्वेश्चन में गिवन था ये बच्चों, ये क्वेश्चन में गिवन था। ये क्वेश्चन में गिवन था मेरे प्यारे बच्चों। ये क्वेश्चन में गिवन था मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू 92, n इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास आपने निकाल लिया 92, इंपीरिकल फार्मूला आपने निकाल लिया। इंपीरिकल फार्मूला निकालने के बाद आपने उन सभी के मासेस को ऐड किया, 46 आया। मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड किया 46 से, n की वैल्यू आ गई 2। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? जल्दी बता दो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा? मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा C2H6O का होल ट्वाइस। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो C4H12
O2 इसका आंसर होगा। ये क्वेश्चन हो गया। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं। मैंने कुछ नहीं किया, बहुत आसान है। मास परसेंटेज जो दे रखा है उसको डिवाइड करो एटॉमिक वेट से, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएंगे। रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है, जो रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स में जो सबसे छोटी वैल्यू है उसी से सभी को डिवाइड कर दो, सिंपलेस्ट रेशियो आएगा। अगर वो वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाती है तो ऐसी वैल्यू से मल्टीप्लाई करो कि वो होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। ऐसा करने से इंपीरिकल फॉर्मूला आता है। और इंपीरिकल फॉर्मूला आने के बाद इंपीरिकल फॉर्मूला मास निकाल लो। n निकालने के लिए मॉलिक्यूलर मास को डिवाइड कर दो इंपीरिकल फॉर्मूला मास से, और ऐसा करने के बाद आपका रिजल्ट आ जाएगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। चलिए एक एनसीईआरटी का एग्जांपल कर लेते हैं, फटाफट लिख लिया, नोट कर लो, जल्दी से नोट कर लो। ठीक है, कर सकते हो, तुम बहुत बच्चे तेज हो, समझ में आ जाए तो मुझे बता देना। ये पहला चैप्टर में बहुत कुछ है जो सिखाना पड़ता है बच्चों को। कंसंट्रेशन टर्म सिखाए मैंने आपको इंपीरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सिखा रहा हूँ। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन ले रहा हूँ, और जल्दी से करूंगा डायरेक्ट। आपको डायरेक्ट करना है, आपको कंसेप्ट सीखना है, रटना नहीं है। 24.27% दे रखा है कार्बन का, हाइड्रोजन का परसेंटेज 4.07 दे रखा है, क्लोरीन का परसेंटेज 71.65 दे रखा है। तीनों का परसेंटेज का टोटल 100 आएगा। मॉलिक्यूलर मास आपको 99 दे रखा है। मॉलिक्यूलर मास पर मोल का 99 ग्राम दे रखा है। पर मोल का मास 99 ग्राम दे रखा है। ठीक है, अब आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। इस क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालो। चलो, तो सबसे पहले कार्बन डायरेक्ट करूंगा मैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन कितना है 24.27, डिवाइड करो उसको इसके एटॉमिक मास से 12। हाइड्रोजन कितना है 4.07, डिवाइड कर दो उसको एटॉमिक मास से 1। ऑक्सीजन कितना, सॉरी ऑक्सीजन नहीं है, क्लोरीन है, बताते भी नहीं हो, ऑक्सीजन नहीं है क्लोरीन है, 71.65, डिवाइड कर दो कितने से 35.5 से। ऐसा करेंगे तो क्या चीज आएगी, जल्दी से मुझे बताओ। ऐसा करोगे तो क्या चीज आएगी, ऐसा करने से आएंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, मोलर रेशियो आएगा, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स आएंगे, मोलर रेशियो आएगा। ऐसा करेंगे तो इसकी वैल्यू आ गई 2.02, इसकी वैल्यू आ गई 4.07 और इसकी वैल्यू आ गई 2.02। अच्छा मुझे बताइए इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 2.02 सबसे छोटी वैल्यू है। सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, चलिए सिंपलेस्ट रेशियो निकालिए, सभी की सबसे छोटी वैल्यू से डिवाइड कर दो। 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, 4.07 डिवाइडेड बाय 2.02, 2.02 डिवाइडेड बाय 2.02, तो ये वैल्यू आ गई 1, ये वैल्यू आ गई 2, ये वैल्यू आ गई 1। ये आ गया सबका सिंपलेस्ट फार्मूला। बताइए क्या आ गया आपका इंपीरिकल फार्मूला। बिल्कुल रुकना नहीं है, बिल्कुल भी रुकना नहीं है, पेन रुकना नहीं चाहिए। इंपीरिकल फार्मूला आ गया CH2O। चलिए इंपीरिकल फार्मूला मास निकालिए, इस फार्मूले का मास निकालिए, सॉरी CH2Cl, बार-बार ऑक्सीजन आ जाता है, CH2Cl आ गया। इंपीरिकल फार्मूला मास निकालिए, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1 × 2, क्लोरीन का मास 35.5, ये रिजल्ट निकल के आ गया 49.5 ग्राम। मालूम चल गया आपको इंपीरिकल फार्मूला मास। इंपीरिकल फार्मूला मास आपको मालूम चल गया। ये रेशो आ गया आपका सिंपलेस्ट रेशो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशो, ये आ गया। इंपीरिकल फार्मूला आ गया, फार्मूला मास 49.5, अंडरलाइन कर दो इसको। इंपीरिकल फार्मूला आ गया, इंपीरिकल फार्मूला मास आ गया, आ गया। आप क्या करो, n निकाल लो। n कैसे निकालेंगे जरा बताओ। मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय इंपीरिकल फार्मूला मास, सभी बच्चों को मालूम है। मॉलिक्यूलर मास कितना है 99, इंपीरिकल फार्मूला मास कितना है 49.5, कितना आ जाएगा रिजल्ट 2। n की वैल्यू 2 आ गई, तो बताइए मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा। इंपीरिकल फार्मूला है CH2Cl का होल ट्वाइस, तो आंसर आ गया C2H4Cl2। ये आ गया, ये एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है बच्चों, ये एक एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, नोट कर लीजिए। एनसीईआरटी का एक एग्जांपल है, कर चलिए जल्दी करो। चलिए एक और क्वेश्चन करा देता हूँ, एनसीईआरटी का। इन्हीं में से एक पेपर में आता है आपके, इन्हीं में से एक पेपर में आता है, इन्हीं में से एक पेपर में आता है। कितना टाइम हो गया, इन्हीं में से एक पेपर में आता है, समझ गए बच्चों। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का जो तुम्हारे पेपर में ज्यादातर आता है। अभी बहुत से क्वेश्चन बाकी हैं, एक और टर्म लगेगा इसमें, क्योंकि अभी तो आपने एकेडमिक्स लेवल का क्वेश्चन किया है, 80 का। सॉरी, चलो जल्दी से मेरी बात बताओ। आयरन
और ऑक्सीजन का एक ऑक्साइड है ना, एक आयरन का ऑक्साइड है, जिसमें ऑक्साइड में दो ही चीजें होंगी, आयरन ऑक्साइड है, ठीक है। उसमें आयरन का जो परसेंटेज है वो शायद 69.9% है, ऑक्सीजन का जो परसेंटेज है वो 30.1% है। पूछ रहा है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालो, तो आप कुछ नहीं करिए, Fe लिख लीजिए और ऑक्सीजन लिख लीजिए। 69.9 है, ऑक्सीजन का 30.1 है। आपको मैंने क्या सिखाया था, एटॉमिक मास से डिवाइड कर दीजिए। आयरन का एटॉमिक मास होता है 56, ऑक्सीजन का आपको मालूम है 16। ये आपको क्या देंगे, बोलो जल्दी, ये आपको देंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स। बच्चों मैं बहुत जल्दी कर लेता हूं, ये आपको देंगे रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स, Fe और ऑक्सीजन 69.9 30.1। इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 1.25, इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चों ये वैल्यू आएगी 1.88। प्रैक्टिस का है, कुछ नहीं, आपको लग रहा होगा ये याद किया हुआ है, नहीं, इतने सालों की प्रैक्टिस है ये। 1.25 1.88, इसमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इसमें ये सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.25, इससे सभी को डिवाइड कर दो। 1.25 डिवाइडेड बाय 1.25, 1.88 डिवाइडेड बाय 1.25, इससे आपको सिंपलेस्ट रेशियो मिलना चाहिए। ये वैल्यू आ रही है 1 और ये वैल्यू आ रही है 1.5। अभी आपका रेशो होल नंबर वैल्यूज में नहीं आया, अभी आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो है ये होल नंबर वैल्यूज में नहीं आया, आपका जो सिंपलेस्ट रेशियो है ये होल नंबर वैल्यूज में नहीं आया। आपको मैंने क्या सिखाया था, रिलेटिव नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद उनमें जो सबसे छोटी वैल्यूज होती है उससे सबको डिवाइड कर दो। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है 1.25, दोनों को डिवाइड कर दो 1.25 से। 1.25 को वैल्यू करने से अभी ये होल नंबर में कन्वर्ट नहीं है, तो इसको कितने से मल्टीप्लाई कर दो, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, जिससे ये होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से 2 से, तो ये रेशियो आ गया 2:3। अब ये आंसर आ गया, तो आपका जो एम्पिरिकल फार्मूला आ गया मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया Fe2O3। Fe2O3 आयरन का एक ओर है, इसको हेमाटाइट कहते हैं, हेमाटाइट आयरन का एक ओर है जिसको कहते हैं हेमाटाइट। ये भी एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स में पेपर में आता है। बाकी मैं स्टैंडर्ड क्वेश्चन आपको अगले टर्न पे कराऊंगा, ठीक है। ये हमारा स्कूल एकेडमिक्स के हिसाब से खत्म हो गया, एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है बच्चों। अच्छा लगा हो तो मुझे बताना, ठीक है। ओके, थैंक यू।